नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केपीएमजी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर केपीएमजी आपकी ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ केपीएमजी, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है केपीएमजी के साथ एंड नाउ यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था, या फिर मुझे इस कंपनी से कॉल किस तरह से आया था। तो मुझे कॉल एक्चुअली डायरेक्टली एचआर की तरफ से आ गया था। उन्होंने कहा था कि मैंने आपकी प्रोफाइल को naukri.com से उठाया है। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, और जो भी स्क्रीनिंग राउंड के क्वेश्चन उस दौरान पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, करंट सैलरी कितनी है, कब तक ज्वाइन कर सकते हो, नोटिस पीरियड ऑफिशियली कितना है, ये सब चीजें उन्होंने उस दौरान मुझसे पूछी। देन उन्होंने मुझे सारा का सारा इंटरव्यू प्रोसेस एक्सप्लेन करके बताया कि इसमें मेजरली तुम्हारे 3 राउंड होंगे, जिसमें सबसे पहला राउंड था टेक्निकल डिस्कशन का, दूसरा राउंड था मैनेजरियल डिस्कशन का, और तीसरा राउंड था एचआर डिस्कशन का। तो ये 3 मेजरली राउंड तुम्हारे इस इंटरव्यू प्रोसेस में होने वाले थे। लेकिन इसी में मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहता हूं कि इस बार का जो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस था केपीएमजी के साथ, वो बहुत ही ज्यादा इजी था। मतलब इससे पहले भी मैंने केपीएमजी में इंटरव्यूज दिए हैं और तब मुझे लेवल बहुत ज्यादा हाई लगता था, लेकिन इस बार का लेवल मुझे इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा था। इतनी ज्यादा चीजें मुझे नहीं पूछी गई थी कि मुझे लगा हो कि यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मुझसे चीजें पूछी गई हैं। बहुत ही ज्यादा आसान चीजें पूछी गई थी। मे बी कि मैंने इतने ज्यादा इंटरव्यूज दे दिए थे, जिसके कारण शायद मुझे लग रहा हो कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, या फिर पता नहीं, मे बी वो इंटरव्यू ही ज्यादा इजी होगा। आप जब इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो मुझे भी बताना आपको ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस किस तरह से लगा, इजी था या डिफिकल्ट था या मीडियम था। मुझे इन दी एंड जरूर बताना। लेकिन मुझे उस दौरान ये इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा था। और अब अगर मैं बात करूं कि इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में कितना टाइम लगा, तो इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में सिर्फ 2 दिन ही लगे। सबसे पहला राउंड पहले ही दिन हो गया था, और उसके बाद शाम को दूसरा राउंड मैनेजरियल राउंड भी हो गया था। देन उसके अगले दिन मेरा एचआर डिस्कशन भी हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बहुत ही कम दिन बचे हुए थे। मैं बहुत ही ज्यादा इमीडिएट ज्वाइनर था, इसलिए ये सारे के सारे राउंड बहुत ही जल्द कंडक्ट करवा दिए गए थे। लेकिन उसी दिन की शाम में मुझे एक और ऑफर लेटर आ जाता है, जिसके कारण मेरी एक्सपेक्टेशन अभी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो उसके बाद मैंने उनको अपनी अपडेटेड एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में बोला, तो उनके पास इतना बजट नहीं था। तो इन दी एंड मैं ऑफर लेटर नहीं ले पाया, क्योंकि सैलरी का थोड़ा सा कंस्ट्रेन हो गया था उस टाइम पे। लेकिन हाँ, ये पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में मैं अब आपको बताऊंगा विद क्वेश्चंस विद आंसर, क्या क्या चीजें पूछी गई थी और मैंने उन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया था। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में, जो कि एक टेक्निकल डिस्कशन राउंड था। इसमें सबसे पहले उन्होंने मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। तो जो मैं हर एक इंटरव्यू में बताता ही रहता हूं, ये मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन है। मैंने उनको भी इस इंटरव्यू के दौरान बताया, अपने बारे में बताया कि मेरे क्या क्या टेक स्टैक है, क्या क्या स्किल सेट है, मैंने क्या क्या किया है। उन सब चीजों के बारे में मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया। देन इस इंटरव्यू में मुझसे कोई भी कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लिखवा के देखा गया था। देन उसके बाद उनका क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड अ लिस्ट। तो जो भी मेरा बेसिक डिफरेंस था कि टपल जो होता है वो इम्यूटेबल डाटा टाइप होते हैं, लिस्ट जो होते हैं म्यूटेबल डाटा टाइप होते हैं, और उसके अलावा मैंने ये सारे के सारे डिफरेंसेस उनको उस दौरान बता दिए थे। उसके बाद उनका क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड एन एरे। तो बेसिक डिफरेंस यही था कि लिस्ट में हम हेटेरोजेनियस वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, एरे में हमें सिर्फ होमोजेनियस वैल्यूज ही स्टोर करनी पड़ती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। उसके अलावा मैंने ये डिफरेंसेस भी उनको उस दौरान बता दिए थे। देन उनका अगला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन जेंगो आर्किटेक्चर। तो इसमें मैंने एमवीटी आर्किटेक्चर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि एमवीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉडल, व्यूज और टेम्पलेट। इसको मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से फ्लो किस में जाता है। सब चीजों के बारे में मैंने उनको उस दौरान बताया। देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय जेंगो ओआरएम एंड एक्सप्लेन इट्स क्वेरी सेट एज वेल। तो सबसे पहले मैंने ओआरएम के बारे में बताया दैट इट मींस ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। जब भी रियल टाइम एंटिटी को हम डेटाबेस के साथ किसी भी तरह का रिलेशन बनाते हैं, तो उस टाइम पे हम जेंगो ओआरएम को यूज करते हैं। अब जेंगो ओआरएम हमें क्वेरी सेट्स भी प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए हम कोई भी क्रूड ऑपरेशन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि कल को हमें कोई भी डाटा क्रिएट करना है, फेच करना है, रीड करना है, कुछ भी करना है डेटाबेस से रिलेटेड, देन उसके लिए हम क्वेरी सेट का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने उनको क्वेरी सेट के बारे में एक्सप्लेन करके बताया कि ऑल किस लिए यूज किया जाता है, फिल्टर किस लिए यूज किया जाता है और गेट किसके लिए यूज किया जाता है। तो मैंने इन तीनों चीजों के बारे में उनको उस दौरान एक्सप्लेन करके बताया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग जेंगो ओआरएम। तो इसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि इसमें हमें एसक्यूएल क्वेरीज का यूज नहीं करना पड़ता। अगर हमें एसक्यूएल क्वेरीज नहीं भी आती, तब भी हम जेंगो ओआरएम को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मान लो कि कल को हम किसी भी डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, कल को अगर उसको चेंज करना पड़ जाए, तो उसमें हमें मैनुअली जा जाकर एक एक एसक्यूएल क्वेरी को चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि जेंगो ओआरएम सबके लिए इक्वल होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है कि जिसमें हम कोई भी क्वेरी लिखे, वो इंडिपेंडेंट होता है कि हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो
जेंगो क्वेरीज जो हम यूज करते हैं वो MySQL के लिए भी यूज होगी, वो PostgreSQL के लिए भी यूज होगी, तो इसलिए इसका ये फायदा भी हो जाता है। देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द पर्पस ऑफ यूजिंग views.py फाइल इन जेंगो। तो इसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि views.py फाइल में किसी भी तरह के बिजनेस लॉजिक को लिखा जाता है। अब इसमें दो तरह से हम वो लॉजिक लिख सकते हैं, क्लास बेस्ड अप्रोच का यूज करके और फंक्शन बेस्ड अप्रोच को यूज करके। तो ये हमारी मर्जी होती है हम किसमें वो चीज लिखना चाहते हैं। देन उसके बाद views.py फाइल वाली फाइल दो चीजों के साथ डील करती है। सबसे पहले है मॉडल, देन उसके बाद है टेम्पलेट। मॉडल के साथ ये तब डील करते हैं जब किसी भी तरह से डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी में कोई भी क्रूड फंक्शन ऑपरेट करना होता है, और टेम्पलेट के साथ ये तब डील करती है जब इसको कुछ भी चीज GUI में दिखानी होती है, तो उस टाइम पे ये दोनों के साथ डील करते हैं। तो ये सब चीजें मैंने उस दौरान एक्सप्लेन करके बताई थी। देन उनका अगला क्वेश्चन था डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट जेनकिंस, इफ यस एक्सप्लेन। उसके बाद मैंने उनको जेनकिन के बारे में बताया कि किस तरह से हम जेनकिन को अपने प्रोजेक्ट में यूज करते थे। जब भी हम डिप्लॉयमेंट करते थे किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उसमें हम जेनकिंस का बहुत ज्यादा यूज किया करते थे। जेनकिंस पे हम बेसिकली इमेज को अपडेट करते थे। जब हम इमेज को अपडेट कर देते थे तो वो सारी की सारी इमेज QA सर्वर, प्रोड सर्वर, पर्व सर्वर पे जाके अपडेट हो जाती थी। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने उनको उस दौरान बताया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था हैव यू एवर यूज्ड डोकर। तो उसमें मैंने कहा कि हाँ मैंने यूज किया हुआ है, मेरे प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन उन्होंने मुझे कहा कि हैव यू एवर क्रिएट एनी डोकर फाइल। तो अगर की है देन अभी भी मुझे बताओ कि किस तरह से क्रिएट की जाती है। तो उसके बाद मैंने उनको प्रॉपर सारे के सारे स्टेप्स के बारे में बताया। मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी डोकर फाइल्स को क्रिएट किया हुआ था, तो मुझे सारे के सारे प्रोजेक्ट की याद थे उस टाइम पे, तो मैंने उनको वो सारे के सारे जो भी स्टेप्स थे वहां पे लिखकर दे दी। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था एक्सप्लेन द होल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल इन जेंगो। तो पूरा का पूरा प्रोसेस को मैंने उस दौरान एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो manage.py फाइल में किस तरह से जाती है, उसके बाद किस तरह से settings.py फाइल में उसका सारा का सारा कंट्रोल चला जाता है, देन url.py फाइल किस तरह से उस रिक्वेस्ट को डील करती है, देन उसके बाद views.py फाइल में वो रिक्वेस्ट चली जाती है, तो बिजनेस लॉजिक ऑपरेट करने के बाद वो किस तरह से मॉडल्स के साथ और किस तरह से टेम्पलेट के साथ डील करती है। मैंने उनको ये सारा का सारा प्रोसेस उस दौरान एक्सप्लेन करके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड टू क्रिएट एन ऐप। तो इसमें मैंने दोनों कमांड्स के बारे में उस दौरान बता दिया था। उसके बाद उनका क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोजेक्ट एंड एन ऐप। तो उसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि प्रोजेक्ट एक पूरा का पूरा जेंगो एप्लीकेशन होता है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसी फंक्शनैलिटीज होती हैं जिसको हम एप्स का नाम दे सकते हैं। मान लो कि अगर हमारे पास कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो वो पूरी की पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट को एक प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। उसमें अगर फंक्शनैलिटी अगर मैं मान लूं कि अगर वहां पे गेटवे वगैरह यूज किया होता है, पेमेंट गेटवे यूज किया होता है, तो उसको एक ऐप कंसीडर कर सकते हैं। देन उसके अलावा मान लो कि अगर ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी ऐड की होती है तो उसको भी हम ऐप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा ऐप्स हो सकती हैं। तो मैंने उनको उस दौरान ये चीज बताई। देन उन्होंने कहा था कि जो भी इसका स्ट्रक्चर होता है, जो भी फाइल्स इसमें होती हैं, उन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करके बताओ। तो मैंने दोनों ही प्रोजेक्ट और ऐप के जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी सारी की सारी फाइल्स होती हैं, मैंने उनको उन सब चीजों के बारे में बताया। तो उनका अगला क्वेश्चन था डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट AWS और Azure, या फिर तुमने कभी वर्क किया है। तो उसके बाद मैंने उनको Azure के बारे में थोड़ा सा बताया कि Azure एक्टिव डायरेक्टरी पे मैंने काम किया हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने इसमें किया गया है। तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया जो भी मैंने उस दौरान अपने प्रोजेक्ट में वो सब चीजों के बारे में इंप्लीमेंटेशन की थी। तो मैंने ये सब चीजों के बारे में उनको उस दौरान बताया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाई डू वी यूज Redis। तो उसमें मैंने बताया कि Redis को हम कैशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो कि अगर कोई ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें हम सेम ही इनपुट दे रहे हैं, बार बार उसका रिस्पॉन्स भी हमें सेम ही मिल रहा है, तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके इनपुट और आउटपुट को किसी चीज में सेव करके रख लें ताकि हम उसको बाद में से डायरेक्टली वहीं से उठा लें। तो उस पर्पस के लिए हम Redis को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने उस दौरान उनको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करके बताई थी। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन एंगुलर। तो मैंने कहा कि इतना ज्यादा डीप में एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। जो भी मैंने पिछली कंपनी में काम किया हुआ था, तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया कि मैंने क्या क्या चीजें की थी। देन उनका अगला क्वेश्चन था कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। तो मैंने उनको सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करके बताया। मेजरली 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले मैंने 2 पुरानी कंपनी के प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन किया था। तो उस दौरान उन्होंने प्रॉपर मुझसे रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में पूछा, क्या क्या चीजें तुमने इंप्लीमेंट की थी और कितनी हेल्प तुमने इधर उधर से ली थी, सब चीजों के बारे में उन्होंने उस दौरान पूछा। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने रीसेंट प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करके बताओ। तो उसके बाद मैंने उनको रीसेंट प्रोजेक्ट में क्या चीजें करता था, क्या क्या मेरी रिस्पांसिबिलिटीज थी और जो भी मैं वहां पे चीजें कर रहा था, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे उस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे और मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर ही पता चल गया था कि मैं इस राउंड से शॉर्टलिस्ट हो गया हूं और एचआर ने कहा कि तुम्हारा दूसरा राउंड भी आज ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा।
अब बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में। ये एक मैनेजरल राउंड था, बहुत ही ज्यादा इजी राउंड था। मुझे बिल्कुल भी इसमें डिफिकल्टी नहीं हुई, इसमें कुछ भी टेक्निकल चीजें नहीं पूछी गई थी, सब कुछ ऊपर ऊपर से ही पूछा जा रहा था। बिहेवियर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी चीज थी जो कि मुझे लग रहा हो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। लेकिन हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंटरव्यू लग रहा था। जिस तरह से भी वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे या जिस तरह से भी वो मुझसे चीजें पूछ रहे थे, बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा इंटरव्यू ये वाला लगा था। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि वो क्या करते हैं, वो किस प्रोजेक्ट्स के साथ डील करते हैं, टेक स्टैक क्या है, तो उन्होंने अपने बारे में वो सब चीज़ों के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताओ। तो मैंने अपनी जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन उस दौरान तैयार करके रखी हुई थी, मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में बताया। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे मेनली प्रोजेक्ट्स के बारे में ही पूछा कि तुमने पुराने प्रोजेक्ट्स में क्या क्या काम किया था, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन सबको एक्सप्लेन करके ही बताओ। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को लीव किया है, तो उसका प्रॉपर रीजन बताओ कि तुमने पहली, दूसरी या तीसरी कंपनी क्यों छोड़ी थी। तो मैंने उनको प्रॉपर्ली जितने भी रीजंस थे, उनको जेन्युइन रीजन सबके सब बता दिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सब कुछ अपने बारे में बताया कि वो किस प्रोजेक्ट्स के साथ डील कर रहे थे, मुझे किस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जा रहा था। मतलब प्रॉपर एक ओवरव्यू होता है ना कि किस प्रोजेक्ट के साथ तुम्हें डील करना पड़ेगा, यहाँ पे आके तुम्हारी सिचुएशन किस तरह से होगी। तो उन्होंने वो सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करके मुझे उस दौरान बताया था, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि जनरली लोग इतना ज़्यादा इस इंटरव्यू में नहीं बताते, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इन डिटेल बता दी थी। देन उन्होंने मुझसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछा कि तुम अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर में क्या क्या चीज़ें देख रहे हो या फिर क्या क्या चीज़ें तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर एम्प्लॉयर में मिले। तो मैंने उस दौरान उनको सबके सब वो चीज़ें बताई जो मैं ढूंढ रहा था अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर में। तो मैंने उनको ये सब चीज़ों के बारे में उस दौरान बताया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे इस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे, और मुझे 1 या 2 घंटे के अंदर ही पता चल गया था कि मैं इस राउंड से शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ। देन अब बारी थी एचआर डिस्कशन की। अगले ही दिन मेरा एचआर डिस्कशन भी शेड्यूल कर दिया गया था। उसमें जब मुझसे सैलरी डिस्कशन के बारे में बात चल रही थी, तो मेरी जो एक्सपेक्टेड सैलरी थी वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, जितना भी उनका बजट था। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये चीज़ बोल दी थी कि उनका इतना बजट नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर तुम नेगोशिएट कुछ कर सकते हो तो बताओ, हम आगे प्रोसीड करें। तो मैंने भी उनको डायरेक्टली बोल दिया था कि मैं उससे नेगोशिएट नहीं कर सकता या फिर उससे नीचे नहीं आऊँगा। तो डायरेक्टली इसी चीज़ पे बात खत्म हो गई थी, और मुझे इसका इन दी एंड ऑफर लेटर नहीं मिला था, क्योंकि सैलरी डिस्कशन पे ही बात खत्म हो गई थी। तो ये मेरा सारा का सारा एक्सपीरियंस है जो कि मुझे KPMG के साथ देखने को मिला था। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।